गुड इवनिंग व्यूअर्स। कल हमने वर्णमाला के बारे में समझा था। वर्ण क्या होते हैं, भाषा की कौन सी इकाई वर्ण कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये सब हमने आपको समझा दिया था। अब आज हम आपको समझाएंगे कि स्वर क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं और स्वर का भाषा में महत्व क्या है। तो सबसे पहले स्वर जानने से पहले हम एक चीज और जानेंगे कि जो विदेशी अरबी फारसी शब्दों में जो शब्द आए हैं वो शब्दों को भाषा में कहते क्या है। शब्द तो वही प्रयोग होते हैं आ, का, खा, जा, फा, परंतु इनका प्रयोग नुक्ता के साथ जब किया जाता ना तो ये अरबी और फारसी वाले शब्द बन जाते हैं। जैसे आ के नीचे छोटी सी बिंदी लगी रहती है तो समझ लेना कि वो शब्द अरबी या फारसी का है। ख, गा नहीं ग, जा, फा, तो ये सब जब नुक्ता के साथ प्रयोग किए जाते हैं ना तो ये अरबी फारसी के शब्द बन जाते हैं। अंग्रेजी का मैं एक वर्ण है ओ कैसे आया? आ के ऊपर चंद्र बिंदु वाला। डॉक्टर, कॉलोनी, पहले क्या था कि अंग्रेजी के डॉक्टर, कॉलोनी शब्द लिखे तो जाते थे परंतु इंग्लिश में अब मंथन बैठक बैठी भाषा आयोग की, उन्होंने सोचा भैया ये हिंदी में कैसे लिखेंगे कॉलोनी, या तो कॉलोनी होती, अब ये कॉलोनी कैसे लिखेंगे हम, या डॉक्टर होता या डॉक्टर होता, या कॉलोनी होती या कॉलोनी होती। अब क्या करें, बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर का जो ओ था उसको आधा काट दिया। बोले शब्द क्या प्रयोग हो रहा है, कॉलोनी, मतलब आधा ओ का प्रयोग हो रहा है तो ऊपर का ओ आधा कर दो, इसलिए वो चंद्र बिंदु बन गया। अब आते हैं अपन स्वर। स्वर कहलाते क्या है? स्वर ऐसे वर्ड हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते, परंतु ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेखनी के हिसाब से स्वरों की संख्या 13 है परंतु उच्चारण या बोलने के हिसाब से स्वरों की संख्या 10 है। मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं हमें, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और लेखनी में 13 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और बोलने में 10 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब वो स्वर हैं कौन कौन से? जो 10 स्वर हैं, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई और औ, ये 10 स्वर हैं जो उच्चारण के हिसाब से बोले जाते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण क्या है ये हम आपको बताएंगे। अब नंबर 1, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर। तो ह्रस्व स्वर नंबर 1 पर। ये ह्रस्व स्वर होते क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मतलब जो सीधे के सीधे उच्चारित किया जा सकते हो बिल्कुल कम समय में, जैसे छोटा अ, ई, उ, इनके उच्चारण में ज्यादा समय नहीं लगता, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर आ गया दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में बहुत समय लगता है और कम से कम ह्रस्व स्वर से तो ज्यादा समय लगता है। ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। अब आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे किसी नाटक के संवाद या किसी को बुलाने में इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राम, ओम, मतलब राम में रा अलग, तो थोड़ा सा और गैप, माँ, ओम, मतलब इनके उच्चारण में ही बहुत सारा समय लग रहा है। मतलब दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है। ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। अब पहला क्या समझा? मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर हमने स्वर समझे।
तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, 2 प्रकार के। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, एक मात्रक स्वर कहलाते हैं ये, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनको ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, द्वयमात्रक स्वर कहलाते हैं। क्या हुआ? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे राम। प्लुत स्वर का प्रयोग अधिकतर नाटकों के मंच पर डायलॉग बोलने में किया जाता है, जैसे राम, ओम, ये सब हो गए। अब आ गया जीभ के आधार पर नंबर 2 कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग का प्रयोग किया जाता है अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ए, आई। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह के अगले भाग पर टकराती है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, आई। जब हम ये शब्द बोलते भी हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, हमारी जीभ मुंह के अगले हिस्से पे टकरा रही है। दूसरा आ जाता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। ये ना तो आगे से आवाज आ रही, ना पीछे से, बीच में से ही तो आती है, छोटा आ, तो मध्य भाग का प्रयोग हो गया, छोटा अ। तो मध्य स्वर, ये मध्य स्वर कहलाते हैं। फिर क्या आता है? पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का उपयोग किया जाता है, या जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग ही काम करता है, वे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ, ऊ, ओ, औ। मतलब जीभ के पश्च भाग को जिन स्वरों को उच्चारण करने के लिए मेहनत करनी पड़े, वो पश्च स्वर कहलाते हैं। और उनके उदाहरण है जैसे ऊ, ओ, औ। अब नंबर 3 आ गया, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आ गया विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, विव्रत स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। मतलब हमको पहले ही लग रहा है कि मुंह पूरा खोलना पड़ रहा है बड़ा बोलने के लिए, तो विव्रत कहलाते हैं। विव्रत का अर्थ होता है ओपन, खुला। इंग्लिश में इसको ओपन कहते हैं, हिंदी में खुला कहते हैं, और विव्रत भी कहते हैं। तो जिन स्वरों को उच्चारण मुख पूरा खुला, मुख का द्वार पूरा खुल जाता है, जैसे हमारे ओठ पूरे खुल जाते हैं दांत समेत, उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं, जैसे आ। अर्ध विव्रत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण मुख का आधा भाग खुलता है, वे अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ए, ओ, औ। मतलब पूरा नहीं खोलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब आधे खोलने पर भी उन स्वरों का उच्चारण हो जाता है। या जिनको पूरा खोलने पे बोलेंगे तो उन स्वरों का स्वरूप ही बदल जाएगा। आ और ओ में अंतर है, ए, औ, ओ में अंतर है। तो पूरा अगर हम आ को मुंह खोल के आ को बोलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, लेकिन छोटा अर्ध विव्रत में आ गया। तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसकी व्याकरण से ही हमें अंदाजा लग जाता है कि हिंदी कितनी वैज्ञानिक भाषा है। अब आ गया अर्धसंवृत। अब अर्धसंवृत होता क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है, वे स्वर अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ओ। मतलब ना तो मुख पूरा खुला रहता है, ना आधा, मतलब आधा द्वार बंद रहता है। अर्धविव्रत में आधा द्वार खुलता है, इसमें आधा द्वार बंद रहता है, जैसे ए, ओ। अर्धसंवृत कहलाते हैं। अब आ गए संवृत, कि संवृत क्या होते हैं, मतलब टोटल क्लोज। संवृत को हिंदी में क्लोज कहते हैं या बंद कहते हैं? सॉरी, संवृत को इंग्लिश में क्लोज कहते हैं, हिंदी में बंद कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है,
समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे ई उ। हमें ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता, मुख पूरा भी नहीं खोलना पड़ता, आधा भी नहीं खोलना पड़ता, बंद में ई उ काम चल जाता है। तो लगभग बंदी है। तो जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वारा लगभग बंद रहता है समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे ई उ। अब आ गया अगला नंबर 4 के ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आ गया आवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में गोलाकार नहीं होते वे स्वर आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते वे स्वर आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई ए आई। मतलब इन्हें स्वरों को बोलने के लिए ओंठ हमें गोल नहीं करने पड़ते हैं, ऐसे ही स्वर आवृतमुखी कहलाते हैं। जैसे आ ई ए आई, ये स्वर जब हम बोलते हैं तो हमें ओंठों का आकार अपन को गोल नहीं करना पड़ता, ऐसे स्वर आवृतमुखी कहलाते हैं। अब आ गया वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठों को वृत्तमुखी या गोलाकार करना पड़ता है ऐसे शब्द या स्वर वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे उ ओ औ इन सबको बोलने जैसे भी हम उच्चारण भी करें तो हमें अपने ओंठों को गोल करना पड़ेगा इन्हें बोलने के लिए, तभी ये बोल पाएंगे। वो आप फ्लैट ओंठों से नहीं बोल सकते, सीधे ओंठों से नहीं बोल सकते। जैसे आई बोल दिया वैसे अपन ओ अम औ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में हमें ओंठ गोल करने ही पड़ेंगे, इसलिए इन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। अब नंबर 5 पे है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अ ई। मतलब चंद्र बिंदु जिन पे लगा, जैसे कॉलोनी वाला चंद्र बिंदु जिन पे लगा है उन स्वरों के उच्चारण में हमें नाक के साथ मुंह से भी ध्वनि निकालनी पड़ती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक का अनु प्लस नासिक, मतलब मुंह से और नाक से दोनों से निकलने वाले उच्चारण के स्वर को ही तो अनुनासिक स्वर कहेंगे हम। अब आ गया निरुनासिक स्वर। क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय की ध्वनि केवल मुंह से ही निकलती है वह निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई। मतलब इन स्वरों को उच्चारण करते समय हमें नाक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, तो ये स्वर क्या कहलाएंगे? निरुनासिक स्वर। अब नंबर 6 घोषत्व के आधार पर स्वर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जब स्वर तंत्रियों में श्वास के साथ कंपन होने लगता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे सघोष ध्वनियों को घोषत्व कहते हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, पहले ये जान लेना जरूरी है। सभी स्वर सघोषी कहलाते हैं। अब ये तो हो गई हमारी स्वर वाली बात। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। कि व्यंजन क्या होते हैं। एक बार अगर हम स्वर की ओर चलें, रिवाइज करें, तो आप ये बताएं कि स्वर होते क्या है। स्वर वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी शब्द की सहायता से या बिना किसी वर्ड की सहायता के। जैसे आ ई ओ ए ऐ ओ औ अम सॉरी अम नहीं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है अगर प्रश्न आ गया तो प्रश्न का उत्तर यह होगा कि जब हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या है 10, लेकिन लेखनी के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। अब हमारे सामने यह है कि जेल प्रेरी मान लो क्वेश्चन आ गया कि लेखनी के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13, 10, 15, 12। तो हमें क्या आंसर लगाना है? 10।
गलत बोल गए, माफ कीजिए, हमें लगाना है 13 लेखनी के आधार पर। और अगर प्रश्न आ जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब हमें आंसर लगाना है 10। तो ये तो हो गया स्वर। अब स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 मात्रा के आधार पर, नंबर 2 जीव के आधार पर, नंबर 3 मुख के आधार पर, नंबर 4 ओंठों के आधार पर, नंबर 5 हवा या नाक से मुंह से निकलने के आधार पर, और नंबर 6 घोषत्व। 6 प्रकार से, सॉरी 5 प्रकार नहीं, 6 प्रकार से हैं। और अगर हमें प्रश्न आ जाता है कि स्वर होते क्या है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? जैसे मान के चलो प्रश्न आगे कि स्वर कहते किसे हैं, अगर उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाने वाले शब्द, वर्ण की सहायता के साथ बोले जाने शब्द, वर्ण या शब्द की सहायता के साथ बोले जाने शब्द, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? स्वर। अब हम हिंदी वैज्ञानिक भाषा ये तो हम जानते हैं, परंतु क्या हम जानते हैं कि प्रयोग कैसे किया जाता है स्वरों का, या हमारे मुंह में जिस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, या हमारे यहाँ जो आवाज निकलती है अंदर से स्वरों की, वो कैसे निकलती है? जो हम शब्द बोलते हैं वो मतलब शरीर में कहां कहां या मुंह में कहां कहां टकराती है हमारी जीभ, तब ये शब्द बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नासिका या नाक। जिन शब्दों को उच्चारण करने में हमें नाक का प्रयोग करना पड़ता है, वो शब्द हम आपको बताते हैं, जैसे णा, या, णा, ना, मा। ये वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग करते समय हमें नाक का प्रयोग करना पड़ता है। अब आगे दंत मूल। वैसे ये सारी चीजें व्यंजन के समय की है, लेकिन आज मैं आप समझा देता हूं कि कल मैं आपको व्यंजन समझाऊंगा। तो दूसरे नंबर पे आ गए दंत मूल या वर्तस्य, रा और ला। अब ये नासिका जो अपने बोला ना, इनका प्रयोग से हम करें भी तो हमें आवाज नाक से ही निकलेगी। और दंत मूल दांत से टकराते, रा, दांत और मसूड़े टकराने वाले दंतमूल आ गया। अब दंत जो दो बिल्कुल दंत से ही टकराते हैं, वो तावर के सारे व्यंजन है वो दंत से ही। अब दंत प्लस ओंठ, वाह, ओष्ठ, जैसे ओंठ का ही प्रयोग किया जाता है, ओ, पावर के जितने भी हैं। अब ओंठ और कंठ, ओ, औ, अम, आ। अब मूर्धा या मूर्धन, रा, टावर के और शा, मतलब तालू, तालू से कौन कौन से टकरा के बनते? ई, चावर के और शा और या। कंठ एवं तालू, मतलब कंठ से भी इनकी आवाज निकलती है, तालू से भी। ए, आई, कंठ, कंठ है, अ, आ, अहा, कावर के सदस्य और हा। ये मैंने आपको क्यों बनाया? इसमें कुछ स्वर भी हैं जो इनके आधार पर बोले जाते हैं। कल के हम वीडियो में आपको बताएंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है। इन वर्णों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और कल हम एक वीडियो नहीं डाल पाए थे, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि कल थोड़ी सी हमारी तबीयत भी खराब थी, इस चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसके लिए माफी चाहेंगे। और अब से आपको वीडियो 7 दिन रेगुलर मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, एवं और भी लोगों को दिखाएं। अब हम आते हैं सबसे मेन बात पे, जो आज मैं करना चाहता हूं मैं आपसे, कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, और लगातार 3 वर्ष से किसी भी सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी नहीं निकाली है। अब कई बच्चे ओवरेज भी हो रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे? ओवरेज होने के साथ साथ उनके माँ बाप पे, उन पे भी मेंटली प्रेशर आ रहा है। तो जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, और छत्रसाल एकेडमी हमारा पूरा साथ उनका है, क्योंकि हम उनको साथ पूरा देंगे।
क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो, और हम तो यही कहेंगे कि जन जन की यही पुकार, मध्य प्रदेश पुलिस अब की बार। क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगी वैकेंसी तो कब निकालोगे आप? 3 साल हो गए हैं, 3 साल से आपने सिंगल एमपी पुलिस की वैकेंसी निकाली, के झुंझुना पकड़ा दिया हमें काय का, ये जेल प्रहरी वाला। इसमें भी आपकी कितनी जगह हैं, ना के बराबर। इतने बड़े मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी की दर फैलती जा रही है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपसे एक ही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें, क्योंकि बच्चे ओवरेज हो रहे हैं। अन्यथा उपचुनाव में कुछ भी हो सकता है, या तो आप आश्वासन देने की जगह पीछे गेट से निकल जाते हैं। अरे मेरी समझ में नहीं आता आप चाहते क्या है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारा पूरा, हम छत्रसाल एकेडमी का पूरा साथ उन बच्चों के साथ हैं जो 4 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से एक ही अनुरोध है कि आप वैकेंसी निकालें। लगातार 3 वर्ष से पुलिस की वैकेंसी आई नहीं है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेचारे। आखिरकार उन स्टूडेंटों का कसूर क्या है जिन्होंने पढ़ पढ़ के अपनी रातें खराब की हैं? कई बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, कई बच्चे ओवरेज होने की कगार पर हैं, और एक चीज और है कि आप उसमें एज भी बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। नहीं तो आप आंदोलन के लिए तैयार रहें।